सब्सक्राइब कीजिए RBSE गुरुजी। हेलो बच्चों, मैं हूं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RBSE गुरुजी। बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर जो है वो क्लास 10th राजस्थान बोर्ड में चैप्टर नंबर 8 है। इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चंस एक्सरसाइज के जितने भी हैं वो क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। केवल इन तीन रेशियोज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। पता क्या होना चाहिए कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, कॉस थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है और टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये तीन चीज़ें, बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और उसके अलावा जो हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ में जो हमारे पास एंगल थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, 0 और 90 को छोड़ के बाकी हमारे पास जो तीन बचते हैं 30, 45 और 60, इन तीनों की जो वैल्यूज़ है वो भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो वैल्यूज़ भी यहाँ हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में काम आएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास इसमें कुछ हाइट गिवन होगी किसी चीज़ की। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसकी क्या गिवन होगी, हाइट गिवन होगी। और उस ऑब्जेक्ट से कुछ दूरी पर, उस ऑब्जेक्ट से कुछ डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट होगा या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, वो क्या है, उसकी डिस्टेंस होगी। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। अब ये जो रिलेशन है वो कैसे कैसे होता है इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ हमारे पास क्या चीज़ पढ़नी है और हमें कौन सी थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो हमने पहली बार सुनी है। ठीक है, कुछ एक टर्म्स ऐसी आएंगी जो हमने पहली बार सुनी है, तो उन टर्म्स के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट टर्म हमने पहली बार जो पढ़ेंगे वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन को पता करने के लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले हॉरिजॉन्टल के बारे में पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन क्या होती है। इन दो लाइंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे अर्थ है, मतलब हम जो जिसको क्या बोलते हैं, ज़मीन बोलते हैं, ग्राउंड बोलते हैं, उस ग्राउंड के पैरेलल जो लाइन होती है, हमारे ग्राउंड के जो पैरेलल लाइन होती है उसको क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। और उस ग्राउंड के परपेंडिकुलर लाइन जो होती है उसको क्या बोला जाता है, वर्टिकल बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, वर्टिकल लाइन बोला जाता है। जो ग्राउंड के परपेंडिकुलर होती है उसको वर्टिकल लाइन बोला जाता है, और जो ग्राउंड के पैरेलल लाइन होती है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। तो यहीं से हमें पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल क्या, कि मान लो हमारे पास एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का जो टॉप है वो यहाँ पर है। ठीक है, और ये जो है ये इस बिल्डिंग का बेस है। ये बिल्डिंग का क्या है, बेस है। इसको हम क्या बोलते हैं, फुट भी बोलते हैं, फुट ऑफ बिल्डिंग या बेस ऑफ बिल्डिंग। और इसको क्या बोला जाता है, टॉप बोला जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, टॉप बोलेंगे। अब देखिए, ये बेस है, तो बेस से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे एक पॉइंट लेते हैं, कुछ डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट लेते हैं। यहाँ हमने एक पॉइंट लिया। ठीक है, ये पॉइंट कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, कोई परेशानी नहीं है। अभी हम डिस्टेंस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मान लो इस बेस से कुछ डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन खड़ा है। कि जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर मैं खड़ा हूँ, और यहाँ इस पॉइंट पर खड़े खड़े मैं इसके टॉप को देखता हूँ। क्या करता हूँ, मैं इसके टॉप को देखता हूँ, इसके ऊपर देखता हूँ, बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग के टॉप को देखता हूँ।
तो एक चीज़ आपको पता है कि जब हम खड़े खड़े किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारा जो गर्दन है वो गर्दन क्या होती है, थोड़ा ऊपर करनी पड़ती है। और जब हम गर्दन को ऊपर करते हैं तो हमारा जो गर्दन का एंगल है, जो गर्दन का एंगल है वो क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे जैसे हम बिल्डिंग को देखने के लिए ऊपर गर्दन को करते हैं तो एंगल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से खड़े होकर ऊपर की तरफ देखा जाता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे खड़े होकर, ग्राउंड पर खड़े होकर या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर खड़े होकर ऊपर की तरफ देखा जाता है तो इस हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ध्यान रखना, ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये, अभी मैंने आपको बताया। और ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। तो मैंने बताया आपको कि जब हम नीचे खड़े होकर किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल के और इस लाइन के बीच में एक एंगल बनता है, उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेट करना मतलब क्या होता है, एलिवेट करना मतलब होता है ऊपर बढ़ना। ऊपर बढ़ना मतलब जैसे आप कभी किसी मॉल्स में गए होंगे या सिनेमा हॉल में गए होंगे, वहाँ पर एलिवेटर होता है। एलिवेटर क्या करता है, हम उसके ऊपर चढ़ते हैं और वो हमें ऊपर लेके जाता है। ठीक है, तो एलिवेटर का मतलब होता है ऊपर की तरफ लेके जाना, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो लाइन होती है इसको वैसे तो हम ट्राइंगल के अकॉर्डिंग तो हाइपोटेनस बोलते हैं, लेकिन इस हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर के अकॉर्डिंग हम इसको क्या बोलते हैं, तो ये जो लाइन होती है जिसको हम ये मानते हैं कि इस लाइन के थ्रू हमने किसको देखा, टॉप को देखा, तो इस लाइन को क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ साइट। क्या बोला जाता है इसको, लाइन ऑफ साइट। साइट मतलब हम किस जगह पर देख रहे हैं उसी की लाइन, उसके बिल्कुल सीधे जो लाइन होगी उसी को क्या बोला जाएगा, लाइन ऑफ साइट बोला जाएगा। ठीक है, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है किसका, एलिवेशन का। कैसे, जैसे अभी मैंने क्या बताया आपको कि हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है उस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। अब जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट ये होगा कि हमारे पास कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप पर हम खड़े हैं, इस बिल्डिंग के ऊपर हम खड़े हैं और उस बिल्डिंग पर खड़े खड़े हम नीचे की तरफ देखते हैं। उस बिल्डिंग के ऊपर खड़े खड़े क्या करते हैं, नीचे की तरफ कोई पॉइंट है, ये इस पॉइंट की तरफ देखते हैं। तो ध्यान से एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूं और नीचे जब देखूंगा तो गर्दन को हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा, हमारी नेक को क्या करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जब हम अपनी गर्दन को नीचे करते हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ ये एंगल किसके साथ बनेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ। मैंने अभी आपको पहले बताया ग्राउंड के पैरेलल जो लाइन होती है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। तो पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, और इस हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो लाइन एंगल बनाएगी इसी को क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी को क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, मैं वापस बता देता हूँ, जब किसी भी बिल्डिंग के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर खड़े होकर हम किसी पॉइंट को नीचे की तरफ देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। और सिंपल वर्ड्स में, इजी वर्ड्स में हम ये समझते हैं, ये जान सकते हैं कि जब हम नीचे खड़े होकर ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और जब हम ऊपर खड़े होकर नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मान लिया हमारे पास ये एंगल थीटा है और इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, इसके बेस से ज्वाइन कर देते हैं। इस पॉइंट को जहां हम देखते हैं उसको क्या कर दिया हमने, उस ऑब्जेक्ट के बेस से ज्वाइन कर दिया। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो गए। अल्टरनेट एंगल हो गए क्योंकि ये दोनों पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा।
तो जो भी हमारे पास टेन थीटा, साइन थीटा या कॉस थीटा जो भी वैल्यूज होंगी वो हमारे पास इन एंगल्स के बेसिस पर होगी। कौन सा एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन है उसी के हिसाब से हमें क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ। हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे तभी हमें इन चीज़ों के बारे में और अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर होगा एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इजी से स्टार्ट करेंगे। अगर हमें इजी क्वेश्चंस आने लगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, हमें टफ क्वेश्चंस भी आने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 है। कौन सी एक्सरसाइज है? मिसलेनियस एक्सरसाइज 8। इस मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 के हम सभी क्वेश्चंस को करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल सेम होता है तो उसको नहीं करेंगे, वो हम क्या कर देंगे, आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ देंगे, उसको आप खुद घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन के ऊपर होगा। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जब भी इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें तो लाइन टू लाइन हमें क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी, उस लाइन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते हैं, फिर सेकंड लाइन पढ़ी हमने, फिर उसके अकॉर्डिंग आगे हम डायग्राम को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो अभी हमने डायग्राम देखा वो डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, द शेडो ऑफ अ वर्टिकल पिलर, द शेडो ऑफ अ वर्टिकल पिलर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द पिलर। देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक है पिलर, वर्टिकल पिलर है। मैंने अभी आपको वर्टिकल का मतलब बताया कि ग्राउंड के परपेंडिकुलर जो चीज़ होती है उसको वर्टिकल बोला जाता है। तो सबसे पहले हम पिलर बनाते हैं। तो मान लो हमारे पास ये एक पिलर है, वर्टिकल पिलर है, और इस पिलर को हमने क्या मान लिया, ए बी। इस पिलर को हमने क्या मान लिया, ए बी मान लिया। अब आप सबने ये भी पढ़ा है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो बनती है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो बनती है तो वो शैडो कहाँ बनती है, ग्राउंड के ऊपर। ऐसे हवा में तो बनती नहीं है शैडो, शैडो कहाँ बनेगी, ग्राउंड के ऊपर बनेगी। तो हमें क्या करना है, इस पिलर की क्या करनी है, शैडो बनानी है। तो मैंने क्या किया, इस पिलर की शैडो बनाई ऐसे, ये मान लिया बी सी जो है वो इस पिलर की शैडो है। ठीक है, अब वो ये बोलना चाह रहा है कि जो हमारे पास पिलर की हाइट है, कितनी भी है हमें नहीं पता, जितनी भी हाइट है वो हमें नहीं पता है। जो पिलर की हाइट है वो मान लिया हमारे पास h मीटर है। कितना मीटर है, h मीटर है। और ये जो शैडो है ये हमारे पास कितनी है, x मीटर है। हमारे पास पिलर की हाइट h मीटर है, BC मतलब शैडो जो है उसकी लेंथ कितनी है, x मीटर है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो वर्टिकल पिलर उसकी हाइट और उसकी जो शैडो है दोनों की जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब यहाँ से हमारे पास x और h दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमें पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन है। ठीक है, उसके बाद में हमें इसमें फाइंड करना है देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। हमें ये बताना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि इस पॉइंट से जब हम इस पिलर के टॉप को देखेंगे, जब इस पॉइंट से हम इस पिलर के टॉप को देखेंगे तो यहाँ बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो थीटा को हमने क्या मान लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन मान लिया। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आप इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं। तो जब हम इस चैप्टर को एग्ज़ाम में करने के लिए जाएंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं, क्योंकि वहाँ पर हर स्टेप के नंबर होते हैं, स्टेप वाइज नंबर होते हैं, मार्क्स होते हैं। तो हमें कोई स्टेप छोड़नी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसमें जो चीज़ें हमने मानी है, मानी क्या है हमने, लेट AB is vertical pillar with height h meter and BC is shadow of pillar with length x meter and
थीटा इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ये तीन चीज़ें हमने मानी है और तीनों चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो देखते हैं हमने क्या क्या माना है। लेट ए बी इक्वल्स टू एच मीटर, हम डायरेक्ट इसमें लिख लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ए बी इक्वल्स टू एच मीटर इज वर्टिकल पिलर, ठीक है। एंड बी सी इक्वल्स टू एक्स मीटर इज लेंथ ऑफ शैडो ऑफ वर्टिकल पिलर एंड theta is the angle of elevation of the sun। ये हमने तीन चीज़ें मानी है, वो तीन चीज़ों को हमने लिख लिया। ये हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ता है जब हम एग्ज़ाम में इसको करने बैठते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या गिवन है, हाइट, मतलब इसमें ट्राइंगल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर गिवन है और उसके अलावा बेस गिवन है। अब हमें एक चीज़ ये भी पता होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन में चीज़ें गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे। कि जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास किस में आता है, टेन थीटा में। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टेन थीटा में आता है। इसलिए हम यहाँ पर कौन सा रेशियो अप्लाई करेंगे, टेन थीटा रेशियो अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, अपॉन बेस क्या है, बी सी। ए बी हमारे पास क्या है, एच मीटर, एंड बी सी क्या है, एक्स मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या है, h जो है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। h किसके इक्वल है, x के इक्वल। तो हम ये वैल्यू ऊपर पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेन थीटा इक्वल्स टू, h को मैंने h रखा, x किसके इक्वल है, h के इक्वल, तो h की जगह x की जगह भी हमने h पुट कर दिया। h से h कैंसिल आउट हो गया और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। और टेन थीटा की कौन सी वैल्यू 1 होती है, टेन थीटा की कौन सी वैल्यू 1 होती है, 1045। पहले भी मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको करवाने बताए हैं। 1045 होती है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया और थीटा मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो था, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया, 45। मतलब हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया, 45, ठीक है। ये हमें इस क्वेश्चन में करना था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्यूशन ज़रूर करवाएंगे उसका। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन होगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपने सही डायग्राम बना लिया तो हमारा जो आंसर होगा, सॉल्यूशन होगा, वो भी सही होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द फुट पॉइंट ऑफ अ टावर। कि हमारे पास एक टावर है, ठीक है, हमारे पास एक टावर है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, टावर बना लेते हैं। तो ये देखिए टावर हो गया, मान लिया ए बी जो है वो क्या है, टावर है, ठीक है। अब वो आगे बोलता है कि इस टावर के फुट पॉइंट से मतलब इसके बेस से, फुट अभी मैंने बताया आपको, बेस या फुट एक ही बात है, कोई परेशानी नहीं, उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इसके फुट से 100 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इसके फुट से 100 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। या 100 मीटर डिस्टेंस पर हमने कोई पॉइंट लिया C।
इसके फुट से 100 मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, हमने उसको क्या मान लिया, सी मान लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज 60 डिग्री, कि जब हम इस 100 मीटर दूर कोई पॉइंट सी से इसके टॉप को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो कितना बनता है, 45 डिग्री बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 45 नहीं 60 डिग्री बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। देन हाइट ऑफ टावर इज, तो हमें बताना है कि इस टावर की हाइट क्या होगी। तो मान लिया हमारे पास टावर की हाइट क्या है, h मीटर है। मान लिया टावर की हाइट क्या है, h मीटर है। h मीटर मानते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसा मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो चीज़ें हमने मानी है, जो चीज़ें हमने अज्यूम की है, उसको लिखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें लिखना है AB इक्वल्स टू h मीटर इज़ द हाइट ऑफ टावर एंड BC इज़ द पॉइंट, या इसको हम लिख सकते हैं C इज़ पॉइंट विच इज़ 100 मीटर फार अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर या बेस ऑफ द टावर, ठीक है। एंड 60 डिग्री, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको डायरेक्ट इसमें ट्राइंगल में बताता हूँ कि ट्राइंगल ABC क्या होगा। देखिए ट्राइंगल ABC, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस कौन सी रेशियो में होता है, tan थीटा में होता है, इसलिए हम क्या अप्लाई करेंगे, tan थीटा अप्लाई करेंगे। tan थीटा क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें कितना गिवन है, h हमने माना है, और बेस BC कितना है, 100 गिवन है। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है ये भी आपको पता है, थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो हमने यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दी, 60 पुट कर दी, और ये हो गया h अपॉन 100। चलिए देखते हैं आगे tan 60 की वैल्यू क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसा मैंने बताया साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा की जो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की है वो वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो यहाँ पर h अपॉन 100 हो जाएगा। इसको हम इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो h हाइट जो है वो 100√3 मीटर आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे बुक में आंसर होता है, जो इसका आंसर गिवन होता है वो पॉइंट्स में गिवन होता है, क्योंकि वहाँ इस √3 की वैल्यू पुट की हुई होती है, तो वो पॉइंट में आ जाता है। लेकिन हमें क्या करना है कि सर मान लो एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हमें यहीं तक करके छोड़ना है या फिर उसको पॉइंट में √3 की वैल्यू पुट करनी है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना बच्चों, जब तक हमें एग्ज़ाम में √3 की वैल्यू गिवन नहीं होगी क्वेश्चन में, जहाँ क्वेश्चन होगा उसके आगे ब्रैकेट के अंदर √3 की और एक पाई की वैल्यू भी होती है। जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे 15, 16, 17 चैप्टर जो है वो पाई की जो वैल्यू होती है वो भी गिवन होती है कि आपको 22/7 लेनी है या 3.14 लेनी है। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि जब तक √3 की वैल्यू गिवन नहीं है तब तक हम उसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर √3 की वैल्यू गिवन है, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन में होता कि √3 इक्वल्स टू 1.73, ये इसकी वैल्यू होती है, 732 होती है वैसे। तो हम क्या करते, यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट करते 1.73 और इसको हम मल्टीप्लाई करते तो 173 मीटर हो जाता, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन था। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 3। अ लैडर, लैडर क्या होता है, सीढ़ी होती है लैडर, ठीक है। अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल, कि हमारे पास एक वर्टिकल वॉल है। वॉल मतलब अब सब जानते हो, मतलब दीवार है, कि हमारे पास एक दीवार हो गई, तो AB ये एक वॉल है, इसके ऊपर हम सीढ़ी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, ऐसे ही तो लगाएंगे। हमने क्या किया, मान लिया ये ग्राउंड है और एक ग्राउंड से इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, यहाँ सीढ़ी लगाते हैं। और इस सीढ़ी की जो लेंथ दे रखी है, इसमें लिखा हुआ है लैडर 15 मीटर लॉन्ग। 15 मीटर लॉन्ग लैडर है, तो ये जो सीढ़ी है वो कितने मीटर लॉन्ग है, 15 मीटर लॉन्ग है।
सीढ़ी कितने मीटर लॉन्ग है? 15 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इफ दिस लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। अब ये जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या गिवन है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें ये गिवन है कि ये जो लैडर है वो वॉल के साथ एंगल बनाती है। यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन नहीं है, वो किसके साथ एंगल बनाती है? वॉल के साथ एंगल बनाती है। तो ये वॉल है, ये लैडर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये जो गिवन है वो कितना गिवन है? 60 डिग्री। कितना गिवन है? ये एंगल 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, देन द हाइट ऑफ वॉल इज, तो हमें बताना है कि इस वॉल की हाइट क्या होगी। तो मान लिया हमारे पास वॉल की हाइट h मीटर है, जैसा मैंने आपको बताया। हाइट को हमेशा h मीटर आप मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, h मीटर हमने हाइट मानी। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि हमारे पास जब कोई भी ट्राइंगल होता है तो उस ट्राइंगल में ये एंगल 60 है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। 180 में से 90 माइनस हुआ 90 में से 60 माइनस हुआ 30, तो ये एंगल कितने डिग्री आ गया? 30 डिग्री आ गया। ये हमें फाइंड करना है। तो एंगल C जो है वो 180 में से हमने एंगल A को और एंगल B को ऐड करके माइनस कर दिया, तो एंगल C कितना आ गया? 90 + 60 = एंगल C हो गया 30। ठीक है, ये हमने सबसे पहले एंगल C फाइंड किया। अब हम ट्राइंगल ABC में जो हमारे रेशियो होते हैं, ट्राइंगल ABC, देखिए ध्यान से, कौन सा रेशियो गिवन है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है 15 मीटर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन से रेशियो में होता है? आप सबको पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आता है साइन थीटा में। किस में होता है? साइन थीटा में होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा = हो जाएगा परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस AC। AB हमें गिवन है h मीटर और AC हमें गिवन है 15 मीटर। थीटा की वैल्यू हमें यही पुट करनी है, ध्यान रखना, क्योंकि हमने इसी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर माना है। तो एंगल क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया। AB h है, ये 15 है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हमारे पास 1/2 हो गया। और h हाइट फाइंड करने के लिए 15 इधर चला जाएगा और h की जो वैल्यू है वो 15/2 हो जाएगी। 15/2 मतलब 7.5 मीटर। कितना हो जाएगा? 7.5 मीटर। मतलब हमारे पास इसका ये है कि जो वॉल की हाइट है वो कितनी है? 7.5 मीटर है, 7.5 मीटर है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे। एक बार आपके पास अगर नोटबुक है तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर होगा, देखिए और डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे सभी इजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई टावर, फिर वापस हमारे पास क्या हो गया? एक टावर है, 100 मीटर हाइट उसकी दे रखी है। तो ये हमने AB एक टावर माना और इसकी हाइट जो है वो कितने मीटर है? 100 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ इज 30 डिग्री। तो अब यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन की जगह क्या आ गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है कि इस टावर के ऊपर हम चढ़ते हैं और जब हम इसके ऊपर से देखेंगे, सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल बनाना है और यहाँ से हम देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है? 30 डिग्री बनता है। मैंने बताया ना, हॉरिजॉन्टल के और इस लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। 30 डिग्री एंगल बना, अर्थ के ऊपर कोई पॉइंट है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, कि ये जो पॉइंट हमारे पास अर्थ के ऊपर है, इस
पॉइंट की हमें डिस्टेंस बतानी है, कहाँ से, इसके बेस से। कहाँ से बतानी है, इसके बेस बी से हमें इस पॉइंट सी की डिस्टेंस बतानी है। तो मान लिया हमारे पास डिस्टेंस कितना मीटर है, x मीटर डिस्टेंस है। ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, हम देखेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। तो देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। तो हमने tan थीटा लिया, tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC। AB हमें गिवन है 100 और BC हमें फाइंड करना है जिसको हमने माना है x। tan थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 30 डिग्री, तो यहाँ हमने 30 पुट किया और उसके बाद में हमें गिवन है 100 अपॉन x। चलिए बढ़ते हैं आगे। tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3। tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3 और ये हो जाएगा 100 अपॉन x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 100√3 मीटर। ये हो गया हमारे पास इस पॉइंट C का इसके बेस से डिस्टेंस। ठीक है, मैंने जैसा बताया √3 की वैल्यू अगर आपकी गिवन है 1.732 तो उसको आप पुट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से, और अगर गिवन नहीं है तो इतना हमारे आंसर सही है। ठीक है, सॉरी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अ ब्रिज ओवर अ रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द बैंक ऑफ द रिवर। ये हमारे पास एक रिवर है, मान लिया ये रिवर है, इसमें वैसे पानी भरा है। ठीक है, ये रिवर है, ऐसे लगातार ये ऐसे चलती है। ये रिवर है और मान लिया हमारे पास इसका ये बैंक है, बैंक का मतलब किनारा होता है, ये रिवर का किनारा है, नदी का किनारा है। इस नदी के किनारे से एक ब्रिज बना हुआ है और वो ब्रिज कितने डिग्री एंगल बनाता है, 45 डिग्री एंगल बनाता है। तो मान लिया हमारे पास ये ऐसे ब्रिज जाता है और वो कितने डिग्री एंगल बनाता है, 45 डिग्री एंगल बनाता है। वो इस ब्रिज जो हमारे पास ये ब्रिज है वो इस बैंक ऑफ रिवर के साथ कितने डिग्री एंगल बनाता है, 45 डिग्री एंगल बनाता है। आगे देखिए, इफ़ द लेंथ ऑफ द ब्रिज ओवर द रिवर इज़ 150 मीटर देन द विड्थ ऑफ द रिवर विल बी। कि अगर इस ब्रिज की जो लेंथ है वो 150 मीटर हो, इस ब्रिज की जो लेंथ है वो 150 मीटर हो, ये पूरा ब्रिज जो है वो किसके ऊपर है, नदी के ऊपर है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इस ब्रिज की जो लेंथ है वो 150 मीटर है, तो हमें बताना है इस नदी की विड्थ कितनी होगी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो मान लिया हमारे पास इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, x मीटर है। विड्थ हमने क्या मान ली, x मीटर मान ली। सीधा सिंपल हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है ABC। तो देखिए ध्यान से, इन ट्राइंगल ABC, ध्यान से देखिए, यहाँ हाइपोटेनस गिवन है, बेस गिवन है। बेस और हाइपोटेनस किस में आते हैं, कॉस थीटा में। बेस और हाइपोटेनस किस में आते हैं, कॉस थीटा में। तो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस BC अपॉन हाइपोटेनस AC। कॉस थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 45, BC हमें गिवन, हमने माना है x, और AC हमारे पास है 15। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इक्वल्स टू x अपॉन 15। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 15 अपॉन √2। और इसको रैशनलाइज करने के लिए हम √2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, 15√2 अपॉन √2 मल्टीप्लाई √2 कितना हो जाएगा, 2। 15 में 2 का जब हमने डिवाइड किया, जैसा अभी पीछे हमने किया था, तो ये हो जाएगा 7.5√2 मीटर। ये हमारे पास हो गया इस बैंक की, सॉरी इस रिवर की जो विड्थ है वो कितनी होगी, 7.5√2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ हमारे पास सॉरी मैंने 150 की जगह 15 ले लिया, तो ये 150 होगा, यहाँ 150 होगा, ये 150 होगा।
जब इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 75 √2 इसकी क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर होगा। स्क्रीन के ऊपर पढ़ते हुए आप एक बार नोटबुक निकालिए और उस नोटबुक में बनाने की कोशिश कीजिए डायग्राम को, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है डायग्राम बनाना। अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया, डायग्राम आपने सीख लिया, तो बहुत आसान ये चैप्टर हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसमें हम कोई भी चीज़ को रट नहीं सकते हैं, कोई फॉर्मूला भी इसमें नहीं है। जब तक हम क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम नहीं बना सकते तब तक इस चैप्टर को हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द टॉप्स ऑफ 2 पिलर्स हुज हाइट्स आर 20 मीटर एंड 14 मीटर आर जॉइंड बाय अ वायर। कि हमारे पास 2 पिलर हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, 2 पिलर हैं। एक पिलर की हाइट है 20 मीटर है और दूसरे की पिलर की हाइट है 14 मीटर। तो 2 पिलर हम पहले बना लेते हैं। तो मान लिया हमारे पास ये AB जो है वो एक पिलर है जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर है, और दूसरा पिलर हम छोटा बना लेते हैं जो कि कितने मीटर हाइट का है, 14 मीटर हाइट का है। तो ये हमने मान लिया CD दूसरा है जो कि कितने मीटर का है, 14 मीटर हाइट का। अब आगे क्या बोलता है देखिए, जॉइंट बाय अ वायर। इनके जो टॉप है, मतलब हमारे पास इसका टॉप तो A है, इसका टॉप D है, और इन दोनों टॉप को A को D को हम क्या करते हैं, एक वायर से जॉइन कर देते हैं। इफ़ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन देन द लेंथ ऑफ द वायर इज। अगर ये वायर क्या करता है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है। मैंने आपको बता दिया कि इसके पैरेलल जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और इसके साथ कितने डिग्री एंगल बनाता है, 30 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। ये 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, वायर की लेंथ फाइंड करनी है। तो थोड़ा सा ध्यान से हमें देखना। देखिए अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा, बिकॉज इस पॉइंट को मैं E मान लेता हूँ। ये पॉइंट क्या है, E है, बिकॉज BCDE एक रेक्टेंगल है। तो अगर ये 14 है तो ये भी कितना होगा, 14 होगा। मैं इसको यहाँ ऐसे क्या कर लेता हूँ, 14 मीटर लिख लेता हूँ। और ये टोटल हमारे पास कितना था, 20 मीटर था। और अगर हमने 20 मीटर में से ये 14 माइनस कर दिया तो कितने मीटर बचेगा, 6 मीटर बचेगा। ये कितने मीटर बचेगा, 6 मीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है वायर की। तो वायर की लेंथ हमने क्या मान ली, x मीटर मान ली। तो ध्यान से देखिए, ट्राइंगल है AED। ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल AED ट्राइंगल में हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के साथ क्या होता है, साइन थीटा। परपेंडिकुलर है AE और हाइपोटेनस है AD। थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री, तो साइन 30 हो जाएगा। AE हमें 6 मीटर गिवन है और AD हमारे पास x मीटर है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल्स टू 6/x, और यहाँ से x इधर हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 6 2 जा 12 मीटर। मतलब हमारे पास जो वायर की लेंथ है वो कितनी हो गई, 12 मीटर लेंथ हो गई, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन है। अभी तक हमारे पास इजी क्वेश्चन हैं सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन के ऊपर है, रीड कीजिए। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ A मीटर एंड B मीटर, A इज ग्रेटर देन B फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर रेस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्वेश्चन को थोड़ा हमें ध्यान से पढ़ना है और देखना है क्या है। देखिए बोलना चाह रहा है कि हमारे पास एक टावर है, मान लिया AB एक टावर है, हमने AB एक टावर बना लिया, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि इस टावर से कुछ डिस्टेंस पर 2 पॉइंट है, इस टावर से कुछ डिस्टेंस पर 2 पॉइंट है और वो डिस्टेंस हमें दे रखी है A मीटर और B मीटर। इस टावर के बेस से हमारे पास कुछ दूरी पर 2 पॉइंट है। मैं 2 पॉइंट ऐसे मान लेता हूँ कि मान लिया एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है।
ये मान लिया C है और ये मान लिया D है। 2 पॉइंट हमने ले लिए, कौन से? C और D। इन दोनों पॉइंट की C की जो यहाँ से डिस्टेंस है और इस D की पॉइंट की जो B से डिस्टेंस है, मतलब BC और BD हमें गिवन है। और क्या क्या गिवन है? A मीटर और B मीटर। अब हमें देखना यह है कि A मीटर हमें कौन सी लेनी है, B मीटर हमें कौन सी लेनी है। तो उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है A इज ग्रेटर देन B। क्या लिखा हुआ है? A इज ग्रेटर देन B, मतलब जो दूर का पॉइंट है वो तो होगा A मीटर। जो दूर का पॉइंट है मतलब BD जो होगा वो A मीटर होगा, और जो पास का पॉइंट है वो कम होगा, मतलब ये BC B मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे ये बोलता है कि हम क्या करते हैं, इस पॉइंट C से खड़े होते हैं, पॉइंट C के ऊपर खड़े होते हैं और इसके टॉप को देखते हैं। तो हमने ये टॉप के ऊपर ऐसे, हमने C के ऊपर खड़े होकर टॉप को देखा और यहाँ हमारे पास एक एंगल बना। सिमिलरली हमने D के ऊपर खड़े होके भी क्या किया, टॉप को देखा। तो हम क्या करते हैं, टॉप को यहाँ इससे मिला देते हैं। लाइन ऑफ साइट बनानी पड़ेगी ना हमें, तो ये हमने लाइन ऑफ साइट बनाई। हम C के ऊपर खड़े होकर टॉप को देखते हैं, हम D के ऊपर खड़े होकर टॉप को देखते हैं। यहाँ हमारे पास 2 एंगल बनते हैं, एक तो बनता है 30 डिग्री और दूसरा बनता है 60 डिग्री। ठीक है ना, दूसरा बनता है कौन सा, 60 डिग्री। अब हमें ये बताना है कि 30 डिग्री ये होगा या फिर ये होगा। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, प्रैक्टिकल इसको हम सोच सकते हैं कि किसी बिल्डिंग के हम मान लो बहुत पास में खड़े हैं, तो उसके टॉप को देखने के लिए हमें ज़्यादा गर्दन ऊपर करनी पड़ती है। अगर हम गर्दन को ज़्यादा ऊपर करेंगे तो एंगल ज़्यादा बनेगा, और जब हम उसी बिल्डिंग से दूर चले जाते हैं तो उसके टॉप को देखने के लिए हमें गर्दन को ज़्यादा ऊपर नहीं करना पड़ता है, हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं और हमें उसका टॉप दिखाई देता है, मतलब वहाँ एंगल क्या बनता है, कम बनता है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे पास ऐसा ही है कि जब हम किसी चीज़ को दूर से देखते हैं तो एंगल जो होता है वो कम होता है, और किसी चीज़ को पास से देखते हैं तो वहाँ पर एंगल क्या होता है, ज़्यादा होता है। 2 एंगल गिवन थे 30 और 60, जो दूर का पॉइंट है उससे 30 हो गया, जो पास का पॉइंट है उससे 60 हो गया। ठीक है, अब हमें बताना है कि इस टावर की हाइट क्या होगी। तो मान लिया हमारे पास हाइट कितनी है, h मीटर है। हाइट कितनी है, h मीटर, सॉरी। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए 2 ट्राइंगल यहाँ बनते हैं। सबसे पहले हम इन ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल की बात करते हैं, ABC की। ABC ट्राइंगल में हमें परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, तो कौन सा रेशियो लगाएंगे, tan थीटा रेशियो लगाएंगे। tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC। थीटा की वैल्यू हमारे पास इस ट्राइंगल में है 60 डिग्री, AB है h मीटर और BC है B। tan 60 होता है √3 इक्वल्स टू h अपॉन B। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो h इक्वल्स टू हो जाएगा B √3। ठीक है, h की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, B √3। आगे बढ़ते हैं बड़े वाले ट्राइंगल की तरफ। तो ये बड़ा ट्राइंगल है ABD। इन ट्राइंगल ABD तो देखते हैं ट्राइंगल ABD में tan 30, क्योंकि एंगल 30 है, परपेंडिकुलर है h इक्वल्स टू बेस है A। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। यहाँ हमने 1/√3 लिखा, तो ये हो जाएगा h अपॉन A। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A इक्वल्स टू, या फिर h इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा A अपॉन √3। ठीक है, ये हमारे पास 2 चीज़ें हमें पता चल गई। अब हमें ये बताना है कि इस h की वैल्यू क्या होगी। h हाइट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए अगर मान लो हमने h की वैल्यू यहाँ से पुट की तो h यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बिल्कुल h की वैल्यू नहीं आ पाएगी। अगर हम यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो यहाँ b की वैल्यू नहीं है, हम पुट भी नहीं कर सकते, तो h की वैल्यू कैसे आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, √3 की वैल्यू कैसे। देखिए यहाँ से हमारे पास √3 की वैल्यू क्या होगी, हम वो देखते हैं। √3 जो है ये b मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और h अपॉन b आ जाएगा। ठीक है, ये √3 h अपॉन b की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, h इक्वल्स टू, ये h
इक्वल्स टू ए अपॉन √3 की वैल्यू क्या है h अपॉन बी। √3 की वैल्यू क्या है h अपॉन बी। बी रेसिप्रोकल होके a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और h क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया h से मल्टीप्लाई h मल्टीप्लाई h हो गया h स्क्वायर, a मल्टीप्लाई b हो गया a b, और स्क्वायर उधर जाएगा और h की वैल्यू क्या आ जाएगी √ab। h की वैल्यू क्या आ जाएगी √ab। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे 2 क्वेश्चन और हैं इस चैप्टर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है ये। 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक बार आप देख लीजिएगा उनको अगर हो सके तो, और अगर नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा। एक तो है हमारे पास एग्जाम्पल 6 और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 26। एक तो है इस एग्जाम क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा, एक तो है एग्जाम्पल 6 और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 और एग्जाम्पल 6 ये दोनों बिल्कुल इसके जैसे हैं, सेम है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा, करने की कोशिश कीजिए। इजी क्वेश्चंस हैं, चैप्टर बहुत इजी है। 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं, एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। कुल मिला के ये जो चैप्टर है वो 4 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 25 मीटर हाई पिलर, फिर वापस हमारे पास पिलर आ गया। तो 25 मीटर हाइट का एक पिलर है, तो मान लिया ए बी एक पिलर है जिसकी हाइट कितनी है 25 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर आर इक्वल, देन द हाइट ऑफ द टावर इज। अब वो ये बोलता है कि ए बी एक पिलर है, इसके टॉप से हम क्या करते हैं देखते हैं। देखिए साफ साफ इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ द पिलर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द पिलर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द पिलर मतलब इस पिलर के टॉप से हम क्या करते हैं देखते हैं। किसको देखते हैं? एक इसके सामने कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को हम देखते हैं। तो यहाँ जो बिल्डिंग होगी वो थोड़ा इससे बड़ी होगी, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा मान लेते हैं। ये मान लो हमारे पास ए बी एक टावर है और ये इससे बड़ी बिल्डिंग है, इसके सामने ये सी डी हमने क्या मान लिया, बिल्डिंग को मान लिया, ठीक है। अब वो बोलता है कि जब हम इसके टॉप से खड़े होके इसके टॉप को देखते हैं, बिल्डिंग के टॉप को, जब हम इसके टॉप से खड़े होके बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं और यहाँ इसके बेस को देखते हैं, दोनों चीज़ों को हम यहाँ से खड़े होके देखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएंगे। जब हम इसके टॉप को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा जो हमने मान लिया थीटा, और जब हम इसके बेस को देखेंगे मतलब फुट को देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, और वो भी हमें क्या मानना है, थीटा मानना है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों इक्वल है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों क्या है, इक्वल है। तो बताइए हमारे पास उस टावर की हाइट क्या होगी, ये हमें बताना है। इस टावर की हाइट क्या होगी ये हमें बताना है। तो मान लिया टावर की हाइट क्या है, h मीटर है। टावर की हाइट क्या है, हमने h मीटर मान ली। अगर ये 25 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको इक्वेशन में बताया, ठीक है। मान लो हमारे पास ये x मीटर है, इसका बेस जो है वो x मीटर है। अब देखिए ध्यान से, ये टोटल h है, इस h में से 25 माइनस हुआ तो कितना हो गया, h माइनस 25 मीटर। ये जो हाइट है इसको मैं, इस पॉइंट को मैं E मान लेता हूँ, मतलब DE जो है वो कितना हो जाएगा, h माइनस 25 मीटर। इसके बेस को हमने क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। अब 2 ट्राइंगल हमें गिवन है, उन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, मतलब रेशियो अप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले ऊपर वाले ट्राइंगल को लेते हैं, इन ट्राइंगल AED, इन ट्राइंगल AED तो tan थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है h माइनस 25 अपॉन बेस है x,
tan थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है तो इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 हो गई यहाँ से। सिमिलरली इन ट्राइंगल AEC, इन ट्राइंगल AEC tan थीटा, थीटा के सामने बेस क्या है हमारे पास 25 अपॉन सॉरी ये परपेंडिकुलर 25 और बेस कितना हो जाएगा x। tan थीटा की वैल्यू यहाँ से हम इसमें पुट करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देखिए tan थीटा जो हमारे पास किसके इक्वल है h माइनस 25 अपॉन एक्स के, और यहाँ भी tan थीटा किसके इक्वल है 25 अपॉन एक्स के। x से x कैंसिल आउट हुआ और ये -25 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 25 + 25 कितना हो जाएगा h की वैल्यू 50 मीटर। कितना हो गया 50 मीटर। ठीक है, तो ये था हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 8, जो हमारे पास टावर की हाइट फाइंड करनी थी वो आ गई क्वेश्चन 50 मीटर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इजी क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं, रीड कीजिए। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ वर्टिकल रोड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1:√3 देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। कि हमारे पास एक वर्टिकल रोड है, एक वर्टिकल रोड हमने मान ली AB एक वर्टिकल रोड है और इसकी शैडो बनती है BC। मैंने अभी पीछे भी एक शैडो का क्वेश्चन आपको करवाया था। AB वर्टिकल रोड है, BC इसकी क्या है शैडो है, और C से जब हम A को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन को हमने क्या मान लिया थीटा मान लिया। जब हम C से A को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मान लिया हमने थीटा मान लिया। तो देखिए इसकी लेंथ और इसके शैडो के बीच में हमें रेशियो दे रखा है, और लेंथ और शैडो के बीच में रेशियो दे रखा 1:√3 का। क्या रेशियो दे रखा है 1:√3 का। जब भी हम रेशियो को नंबर्स के रेस्पेक्ट में लिखते हैं तो इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मान लिया हमारे पास इसकी जो लेंथ है रोड की वो तो 1K है, K हमारे पास एक कांस्टेंट है, और ये हमारे पास हो जाएगा √3K, ये भी कांस्टेंट है। सेम कांस्टेंट से हम रेशियो को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं ट्राइंगल ABC में। इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इक्वल्स टू 1K अपॉन √3K। K से K कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास 1/√3, और tan की कौन सी वैल्यू 1/√3 होती है 30। तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। 1/√3 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया tan 30 पुट कर दिया, क्योंकि tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है। तो यहाँ ये जो एंगल बन रहा है वो सन का एलिवेशन एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर है, सॉल्व कीजिए एक बार, उसको कोशिश कीजिए। नहीं होता है तो हम करेंगे इसमें पूरा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्लोप ऑफ अ हिल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ऑफ 500 मीटर हैज़ टू बी वॉक टू रीच द टॉप। कि हमारे पास एक हिल है और हिल का स्लोप मतलब कि जैसे मान लो ऐसे पहाड़ होता है और पहाड़ के ऊपर ऐसे ही तो चढ़ा जाता है, बिल्कुल सीधा तो पहाड़ होता नहीं है। पहाड़ के ऊपर जब हम ऐसे चढ़ते हैं तो इसको क्या बोला जाता है स्लोप बोला जाता है। और ये स्लोप हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री एंगल बनाता है, ये स्लोप हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है। कितने डिग्री एंगल बनाता है 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ये जो हिल का स्लोप है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है। और जब हम इस ग्राउंड से इसके टॉप पर पहुंचते हैं ऐसे चलते हुए, यहाँ से यहाँ तक चलते हुए, तो कितने मीटर डिस्टेंस हमें कवर करनी पड़ती है 500 मीटर हमें कवर करना पड़ता है।
तो बताइए हमारे पास इस हिल की हाइट कितनी होगी, इस पहाड़ की हाइट कितनी होगी। तो ये हाइट हमें फाइंड करनी है, मान लिया हाइट कितनी है h मीटर, ठीक है। ये हो गया ABC। तो देखिए इन ट्राइंगल ABC tan एंगल कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर सॉरी tan इसमें नहीं आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस गिवन है तो साइन आएगा। तो साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 500, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल्स टू h अपॉन 500। h की वैल्यू फाइंड करने के लिए 500 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 500 √3/2, कैंसिल आउट करेंगे 250 आ जाएगा और ये हो जाएगा h इक्वल्स टू 250 √3 मीटर। तो जो हिल की हाइट है वो कितनी आ गई 250 √3 मीटर, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब आगे जो हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर, वो जो क्वेश्चन है वो धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ रहा है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक देखेंगे। आगे जो वीडियो होगा उसमें 11 से लेकर जितना भी हो पाएगा उतना हम करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल RBSC गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।